अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? एवरीवन, यस और नो? जल्दी से बता दें गाइस, सो वी कैन स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके जी, ग्रेट। तो देखें यार, लास्ट क्लास में हमने जो है कंपनी अकाउंट्स का पहला क्वेश्चन पास्ट पेपर सॉल्व किया था आफ्टर कंप्लीटिंग द लेक्चर। ठीक है, कंप्लीट कर लिया था पहला क्वेश्चन हमने। ये क्वेश्चन था बेटा, इस क्वेश्चन में कंपनी बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बनानी थी और सोशी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी थी। और उसके बाद बेटा एक पार्ट डी थ्योरी पार्ट हमने डिस्कस करा था। ओके गाइस, अब हम लोग चलते हैं बेटा कहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करना है, और वो क्वेश्चन ये रहा बेटा। अब एक एसओएफपी, लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करा था उसमें इनकम स्टेटमेंट और सोशी तो बनानी थी, लेकिन एसओएफपी नहीं बनानी थी बेटा। तो आज जो आप लोगों को कंपनी का क्वेश्चन कराने वाला हूं गाइस, उसमें हमने बनानी है एसओएफपी, कंपनी बिजनेस की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओके गाइस, सो आ जाए, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने खुला हुआ है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं बेटा, और फिर जो है हम लोग रिक्वायरमेंट्स को सॉल्व करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा हमसे? एवरीवन, क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन का ईयर आपको बता देते हैं, मई जून 2020, 2020, 2020 मई जून सेशन का पेपर है, पेपर टू वेरिएंट वन, पेपर टू वेरिएंट वन। उस पेपर का बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बेटा। क्या कह रहा है सवाल? एमपीटी लिमिटेड प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू 30th अप्रैल ईच ईयर। ठीक है, कंपनी है, कंपनी का नाम है एमपीटी लिमिटेड, हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है एट द ईयर एंड। और ईयर एंड क्या है बेटा? 30th अप्रैल को ईयर एंड होता है। ओके, अब देखो मेरी बात सुनो। अब 30th अप्रैल को ईयर एंड होता है बेटा, तो जिस साल ईयर एंड हो रहा है 30th अप्रैल को, उससे पिछले साल स्टार्ट होता होगा कब? अगर 30th अप्रैल को ईयर स्टार्ट होता है ना, तो अगले दिन, अगला दिन क्या होता है अप्रैल के बाद में? फर्स्ट में। हर साल फर्स्ट मई को ईयर स्टार्ट होता होगा और उसके नेक्स्ट ईयर 30th अप्रैल को खत्म होता होगा। ओके, अब द कंपनी इज रिटेन अर्निंग्स एट फर्स्ट में 2019। देखें, फर्स्ट में मतलब साल के शुरू की डेट, साल शुरू कब हो रहा है? फर्स्ट में 2019 को स्टार्ट हो रहा है, तो खत्म होगा 30th अप्रैल 2020। तो बेटा अब यहां बोला हुआ है कंपनीज रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस दिया हुआ है कंपनी का एट फर्स्ट में 2019, मतलब साल के शुरू का बैलेंस रिटेन अर्निंग का 14,000 है। तो सर द कंपनीज रिटेन अर्निंग्स एट फर्स्ट में 2019 वर 14,000। ये आपको रिटेन अर्निंग का बैलेंस गिवन है बेटा। ये कौन सा बैलेंस है? ये रिटेन अर्निंग का गाइस ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, द जनरल रिजर्व्स वर 35,000। और बेटा जनरल रिजर्व का भी बैलेंस गिवन है, और जनरल रिजर्व का भी कौन सा बैलेंस है बेटा? सेम डेट का ही बैलेंस गिवन होगा ना, जो डेट लिखी हुई है इधर। तो ये जनरल रिजर्व का भी गाइस आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है। तो बेटा फर्स्ट लाइन के अंदर कंपनी बिजनेस जो है उसकी रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस और जनरल रिजर्व का बेटा ओपनिंग बैलेंस बता दिया गया है। ओके, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस बता दिया गया है। अब नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2020। अब ये जो ईयर एंड हुआ फर्स्ट में 19 को स्टार्ट हुआ था, एंड हुआ 30th अप्रैल 2020। ड्यूरिंग दिस ईयर क्या क्या हुआ? ड्यूरिंग दिस ईयर क्या क्या हुआ बेटा? ओके, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। ये ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर हुई। द कंपनी मेड अ प्रॉफिट फॉर 28,000। कंपनी मेड अ प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ 28,000 आफ्टर चार्जिंग द डिबेंचर इंटरेस्ट। मतलब ये फाइनल प्रॉफिट फॉर द ईयर है बेटा। ये आपको फाइनल इंटरेस्ट माइनस करने के बाद, फाइनेंस कॉस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है, ये आपको गिवन है, फाइनल प्रॉफिट जो होता है। ठीक है गाइस, तो मतलब इनकम स्टेटमेंट ने बना ली होगी, प्रॉफिट निकाल कर दे दिया 28,000। और ट्रांसफर ऑफ 5,000 वाज मेड टू द जनरल रिजर्व। सर 5,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, कहाँ से ट्रांसफर होते हैं बेटा? जनरल रिजर्व में रिटेन अर्निंग से ट्रांसफर होते हैं पैसे। ओके, 5,000 गाइस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करें। अब लिखा हुआ है अ डिविडेंड ऑफ 4,500 वाज पेड, अ डिविडेंड ऑफ 4,500 वाज पेड, नो अदर डिविडेंड्स वर पेबल फॉर द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर आपने डिविडेंड पे कितना करा? आपका डिविडेंड पेड है 4,500। अब देखो खाली डिविडेंड पेड गिवन है, मतलब इसमें लास्ट ईयर का इंटरिम डिविडेंड और करंट, सॉरी, लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड जो करंट ईयर में पे करा, और करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड दोनों मिलाकर गिवन है। डिविडेंड पेड आपको गिवन है इस साल कितना डिविडेंड पे करा। और बोला हुआ नो अदर डिविडेंड्स वर पेबल फॉर द ईयर, और कोई डिविडेंड पे करना रहता नहीं था, ये सारा आपने पे कर दिया, ये आपका डिविडेंड पेड गिवन है। ठीक है, आगे। अब सर MPT Limited provided the following balances at MPT Limited provided the following balances at 30th April 2020।
मतलब सर ये सारे कौन से बैलेंसेस गिवन है आपको? सर ये सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंसेस हैं सर। चूंकि द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एट 30th अप्रैल 2020, ईयर एंड की डेट बेटा, ईयर एंड की डेट, मतलब ये सारे गाइस आपको क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। तो बेटा ये क्लोजिंग बैलेंसेस आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। किस किस चीज का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है बेटा? फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट एट बुक वैल्यू, मतलब नेट बुक वैल्यू, डायरेक्ट कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेब्ट टोटल डेब्ट माइनस करके जो नेट बुक वैल्यू आती है ना ईयर एंड की, फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट की, वो दी हुई है बेटा। मोटर व्हीकल्स की भी डायरेक्ट नेट बुक वैल्यू दे दी आपको ईयर एंड की कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेब्ट माइनस करके। बेटा इन्वेंट्री दी हुई है, कौन सी इन्वेंट्री है बेटा? क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है। बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा, साल के आखिर में बैंक का नेगेटिव बैलेंस है। ट्रेड पेबल का क्लोजिंग बैलेंस, ट्रेड रिसीवल का क्लोजिंग बैलेंस। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है। सर ये कौन सा बैलेंस है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग बैलेंस है, साल के आखिर डेट को गिवन है। ओके गाइस। डिबेंचर इस साल में हमने लिया है 20,000 का लोन लिया, डिबेंचर लोन। और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, सर ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? सर ये ओपनिंग नहीं, ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल मतलब ऑर्डिनरी शेयर। सर ये ऑर्डिनरी शेयर का कौन सा बैलेंस है? सर ये ऑर्डिनरी शेयर के क्लोजिंग बैलेंस है, चूंकि कौन सी डेट को गिवन है सर? साल के आखिर की डेट को गिवन है। ऑर्डिनरी शेयर का डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। जनरल रिजर्व और रिटेन अर्निंग का बैलेंस गिवन था, लेकिन वो ओपनिंग बैलेंस गिवन था साल के शुरू का। ओके। तो सर ये इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन आपको गिवन है गाइज। अब रिक्वायरमेंट पर चलते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द रिक्वायरमेंट। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट गाइस? सर रिक्वायरमेंट नंबर ए कह रहा है कि कैलकुलेट द रिटेन अर्निंग्स ऑफ एमपीटी लिमिटेड एट 30th अप्रैल 2020। सर रिटेन अर्निंग्स निकाल कर देनी है 30th अप्रैल 2020, मतलब रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस निकाल कर देना है। गाइस क्या निकाल कर देना है? रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है बेटा, एक सवाल है आप लोगों से। रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस हम क्या बनाकर निकालते हैं? आप में से कोई मुझे बता सकता है बेटा? वेट कर रहा हूं चैट पर रिप्लाई का। एनीवन? क्या बनाकर हम रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे? क्या किसी को याद है बेटा? डज एनीवन रिमेंबर? यस बेटा, सोशी बनाकर रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। याद है ना, सोशी बनाते हैं, चार कॉलम्स होते थे सोशी में। ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग का कॉलम। बैलेंस बीडी लेते थे, फिर सारी चीजें प्लस माइनस करके बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस निकलता था, ईयर एंड की रिटेन अर्निंग्स निकलती थी। तो बेटा अब यहां पर आपने सोशी बनानी है। आपने सोशी बनाकर क्लोजिंग बैलेंस निकालना है रिटेन अर्निंग का, लेकिन पूरी सोशी नहीं बनानी है आपने, चारों कॉलम्स नहीं बनाने। सिर्फ रिटेन अर्निंग का कॉलम, रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, तो आपने अब सोशी पूरी नहीं बनानी बेटा। सिर्फ आपने सोशी का रिटेन अर्निंग्स वाला जो कॉलम होता था ना बेटा, खाली वो बनाना है। कौन सा? रिटेन अर्निंग वाला कॉलम बनाकर, जो रिटेन अर्निंग के कॉलम में जो जो चीजें होती थी वो कर रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, पूरी नहीं बनानी सोची, बिकॉज यू नीड ओनली रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस। तो सर आपको पता है रिटेन अर्निंग के कॉलम में क्या क्या होता था? सबसे पहले हम बैलेंस बीडी लेते थे बेटा। बैलेंस बीडी कितना था गाइस? रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस वॉज 14,000। यहाँ है सर, बैलेंस बीडी ले लिया 14,000। अब सर बैलेंस बीडी के बाद सोशी में क्या करते थे? आप लोगों को याद है, वो शॉर्टकट बताया था, आप लोगों ने याद रखना है। पी टी आई एफ शेयर इशू, पी टी आई एफ शेयर इशू। सर पी फॉर प्रॉफिट। सर प्रॉफिट का क्या करते थे? प्रॉफिट का जो अमाउंट होता था वो डायरेक्ट रिटेन अर्निंग के कॉलम में ऐड होता था जाकर। तो सर प्रॉफिट हमें गिवन है, हाउ मच वॉज द प्रॉफिट? सर प्रॉफिट वॉज 28,000, रिटेन अर्निंग के कॉलम में ऐड कर दिया। सर पी के बाद टी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सर जो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व होते थे पैसे, वो रिटेन अर्निंग के कॉलम से माइनस करते थे, जनरल रिजर्व के कॉलम में ऐड करते थे। सर कितने पैसे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करे? 5,000। अब सर ये रिटेन अर्निंग के कॉलम में 5,000 क्या होते थे? माइनस। अब जनरल रिजर्व में ऐड होते थे, लेकिन हमें तो सर जनरल रिजर्व का कॉलम बनाना ही नहीं है, तो वहाँ ऐड नहीं करेंगे ना अभी फिलहाल, चूंकि वो कॉलम बनाना ही नहीं है। खाली किसका कॉलम बना रहे हैं हम? रिटेन अर्निंग्स का। ओके। तो बेटा पी हो गया, टी हो गया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो रिटेन अर्निंग के कॉलम में होता था। अब आई और एफ। सर अब इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का और लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड, ये दोनों रिटेन अर्निंग के कॉलम में माइनस होते थे। अब या तो ये अलग अलग गिवन होते हैं, ऊपर क्वेश्चन में जाकर देखा सर ये अलग अलग गिवन नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं गिवन, तो डिविडेंड पेड के साथ मिलाकर 7 गिवन होंगे, दोनों ऐड होकर। तो बेटा डिविडेंड पेड के नाम से गिवन है 4500 डायरेक्ट ना, इसमें लास्ट ईयर का फाइनल भी है, करंट ईयर का इंटरिम भी है, दोनों माइनस होते थे, तो जाकर माइनस कर दें बेटा। किस नाम से? डिविडेंड पेड। उसके बाद बेटा एक और चीज होती थी, पीटीआईएफ शेयर इशू। लेकिन देखें जो शेयर इशू होता था ना, उसका रिटेन अर्निंग के कॉलम से कोई लेना देना नहीं होता था। हमने जितने के नए शेयर इशू करें बेटा, हमने जितने के नए शेयर इशू करें, अगर ऑर्डिनरी शेयर इशू करे होते थे तो ऑर्डिनरी शेयर के कॉलम में ऐड होता था, प्रेफरेंस शेयर इशू करे होते थे तो प्रेफरेंस शेयर के कॉलम में ऐड होता था। ठीक है बेटा। तो शेयर इशू का कोई रिटर्न अर्निंग के लेने कॉलम से लिंक नहीं होता था, रिटेन अर्निंग कॉलम में कुछ भी नहीं होता था शेयर इशू से रिलेटेड। तो बस आपका रिटेन अर्निंग वाला कॉलम सोशी का पूरा हो गया है। बस अब आप सब प्लस माइनस करोगे, यू विल गेट द बैलेंस सीडी। आप यहाँ बैलेंस सीडी भी लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो रिटेन्ड
अर्निंग्स, या क्या आप लिख सकते हो, रिटेन अर्निंग्स एट ईयर एंड की डेट 30 अप्रैल 2020। सर कितनी आ गई बेटा, प्लस माइनस करेंगे फाइनल आंसर निकालेंगे बेटा। 14,000 प्लस 28,000 है बेटा, 14,000 प्लस 28,000 माइनस 5,000 माइनस 4,500। सर 32,500 रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आ गया। ओके गाइस, तो सर ये हमारा पार्ट ए सॉल्व हो चुका है। एनी वन एनी प्रॉब्लम बेटा? क्या पार्ट ए क्लियर है? रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया, दैट इज 32,500। हाँ जी गाइस, इज इट क्लियर और नॉट बेटा? क्या सबको समझ आ गया है, यस और नो? बेटा अगर क्लियर है तो जल्दी से चैट पर एक बार क्लियर लिख दें फटाफट सब, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट पर मूव ऑन कर सकें गाइस। हाँ जी, क्लियर है सबको? कुछ बच्चों का रिप्लाई नहीं आया अभी तक। अब्दुल्ला मेहंती, जन्नत, क्या सीन है गाइस, क्लियर है या नहीं क्लियर? ओके, ठीक है। आ जाए जरा मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सर पार्ट ए डन। अब सर पार्ट बी क्या कह रहा है? सर हमसे पार्ट बी क्या कह रहा है, आ जाए जरा देखते हैं पार्ट बी क्या कह रहा है। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर एमपीटी लिमिटेड एट 30 अप्रैल 2020। सर ईयर एंड पर एमपीटी लिमिटेड की क्या बनानी है? एमपीटी लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एसओएफपी, जिसका पुराना नाम बैलेंस शीट होता है, वो बनानी है। सर 3 कॉलम्स दिए मैं बेटा, 3 कॉलम्स में बनानी है। अब सर आपको पता है एसओएफपी में सबसे पहले आते हैं नॉन करंट एसेट। हेडिंग डाल दी नॉन करंट एसेट की। अब देखिए मेरी बात सुने, आप लोगों से एक सवाल है, जवाब दीजिएगा, वेट कर रहा हूं बेटा, आप लोगों से जवाब चाहिए। एसओएफपी हम कब बनाते हैं? एसओएफपी एक बिजनेस कब बनाता है? एसओएफपी एक बिजनेस कब बनाता है? एनीवन वेटिंग बेटा? भले गलत जवाब दें लेकिन जवाब चाहिए। बहुत ही आसान से सवाल पूछा है। एक बिजनेस एसओएफपी गाइस कब बनाता है? एक बिजनेस एसओएफपी गाइस कब बनाता है? हाँ जी, जवाब क्यों नहीं आ रहे? एक बिजनेस एसओएफपी कब बनाता है बेटा? भाई साल के आखिर में बनाता है। साल के आखिर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं गाइस। इतना बेसिक क्वेश्चन। साल के आखिर में बनाते हैं ना इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी। बेटा ईयर एंड पर बनाता है एसओएफपी। एट 30 अप्रैल 2020 ईयर एंड पर बनती है एसओएफपी, इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी बिजनेस की भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बेटा एसओएफपी बनती है साल के आखिर में, ठीक है? तो एसओएफपी में जाते हैं सारे क्लोजिंग बैलेंसेस, क्या जाते हैं, साल के आखिर में बनती है तो बेटा साल के आखिर के बैलेंस जाते हैं एसओएफपी में। और तो अब यहाँ देख लें, आपको सारे क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ गिवन थे। तो इन क्लोजिंग बैलेंसेस से बनेगी एसओएफपी, ये सारे क्लोजिंग बैलेंसेस एसओएफपी में जाएंगे। अब सबसे पहले नॉन करंट एसेट, तो बेटा ये रे क्लोजिंग बैलेंसेस देख लें, इसमें कैसे आपको कौन क्या क्या नॉन करंट एसेट गिवन है। सर फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट है, मोटर व्हीकल नॉन करंट एसेट है, और कोई नॉन करंट एसेट गिवन नहीं है। अच्छा अब देखो इनकी डायरेक्ट नेट बुक वैल्यू गिवन है ना गाइस। अगर इनकी कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप अलग अलग गिवन होती, तो पहले कॉलम में कॉस्ट लेता, पहले कॉलम में कॉस्ट लेता, पहले कॉलम में कॉस्ट लेता, दूसरे कॉलम में अक्यूमुलेटेड डेप माइनस करता, तो फाइनल आंसर तीसरे कॉलम में आता नेट बुक वैल्यू। अब हमें डायरेक्ट कॉस्ट में से पुरानी डेप माइनस करके नेट बुक वैल्यू गिवन है, तो डायरेक्ट फाइनल आंसर कॉलम में आंसर जाएगा, ठीक है? तो सर कितने नॉन करंट एसेट्स हैं? दो नॉन करंट एसेट्स हैं। फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट 152,000, मोटर व्हीकल 60,400। ओके, 152,000 और 60,000 मेरे ख्याल से कितना था, 60,400। फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल्स। सर एडअप करा नॉन करेंट एसेट का फाइनल आंसर आ जाएगा, कितना आएगा गाइस, एडअप कर लेता हूँ। 152,000 प्लस 60,400, 212,400, 212,400, 212,400।
सर सॉरी, एक लाइन जरा इसको नीचे लाना पड़ेगा, 212400, ओके। सर ये नॉन करंट एसेट का फाइनल आंसर आपके पास आ गया बेटा। एसओएफपी में नॉन करंट एसेट्स के बाद क्या हेडिंग डलती है बेटा? करंट एसेट्स की हेडिंग डलती है। सर लाइन बना दी, करंट एसेट्स की हेडिंग डाल दी। अब सर जितने भी करंट एसेट्स हैं बीच वाले कॉलम में आ जाएंगे। सर जहां क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है वहां जाकर देख लें क्या क्या करंट एसेट हैं। जो जो करंट एसेट के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो एसओएफपी में चले जाएंगे करंट एसेट की हेडिंग के नीचे। मैक्सिमम 5 करंट एसेट्स हो सकते हैं, आपको पता है बेटा। पुराने 3 4 टॉपिक्स में बताते हुए आ रहा हूँ। 5 करंट एसेट्स हो सकते हैं मैक्सिमम: क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवल, कैश, बैंक एंड अदर रिसीवल। ठीक है, तो ऊपर चलते हैं गाइस। हाँ जी। तो देख लें, पहला करंट एसेट क्लोजिंग इन्वेंट्री। बैंक अब ओवरड्राफ्ट है बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट है मतलब नेगेटिव बैलेंस है, करंट लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, बैंक पॉजिटिव नहीं है, तो ये करंट एसेट नहीं है। ट्रेड पेबल नहीं, यस ट्रेड रिसीवल्स। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सर ये जो क्लोजिंग प्रोविजन होता है ये ट्रेड रिसीवल से पहले कॉलम में माइनस करके दिखाना होता है ना, तो ये भी करंट एसेट में आता है। सर डिबेंचर्स नो, ऑर्डिनरी शेयर्स नो। सिर्फ 2 करंट एसेट हैं बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवल, दोनों डाल देते हैं। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री है 30330, 30 क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ट्रेड रिसीवल्स कैसे डालते थे गाइस, आप लोगों को याद होगा बेटा। सोल ट्रेडर में भी सिखाया, पार्टनरशिप में भी सिखाया, मैन्युफैक्चरिंग में भी सिखाया। ट्रेड रिसीवल किस तरह जाएंगे? सर पहले जो साल के आखिर के ट्रेड रिसीवल्स होते हैं वो हम लेते हैं। ठीक है, उनमें कितने हैं बेटा? 31,500। इनमें से अगर कोई पैसे इररिकवरेबल डेट हो तो वो पहले माइनस करते हैं बेटा। पूरा सवाल आपके सामने, कहीं भी नहीं बोला हुआ कि कुछ पैसे इररिकवरेबल डेट हो, तो इररिकवरेबल डेट जीरो है। तो बेटा 31,500 माइनस जीरो, ट्रेड रिसीवल का फाइनल आंसर इररिकवरेबल डेट माइनस करने के बाद 31,500 आया। फिर इसके अंदर से बेटा क्या हो जाता था? लेस क्लोजिंग प्रोविजन फॉर, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बेटा कितना है क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? साल के आखिर का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो 630। सर माइनस करा, फाइनल आंसर अब ट्रेड रिसीवल का बीच वाले कॉलम में जाता है। दैट इज कितना गाइस? 31,500 माइनस 630, 30870। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, ट्रेड रिसीवल आ गए। अब और तो कोई नहीं था ना करंट एसेट, देखे ना। कैश नहीं है बेटा, बैंक नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट है मतलब करंट लायबिलिटी में जाएगा। अदर रिसीवल, सर अदर रिसीवल में दो चीजें ऐड अप होकर जा सकती थी ना, एक्सपेंस अगर प्रीपेड है जितने से, और इनकम अक्रूड है। कहीं साल के आखिर में एक्सपेंस प्रीपेड या कोई इनकम अक्रूड है ही नहीं, कोई अदर रिसीवल है ही नहीं, बस 2 करंट एसेट्स थे बेटा। ऐड अप करेंगे करंट एसेट्स का जो है ना फाइनल आंसर गाइस, वो राइट कॉलम में चले जाएगा। सर ऐड अप करते हैं, करंट एसेट्स का फाइनल आंसर राइट कॉलम में लेके जाते हैं बेटा। 30330, 30330 प्लस 30870। सर 61,200। सर नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, लाइन बनाएंगे, नया आंसर आएगा जिसके नीचे 2 लाइनें लेंगे, और उस आंसर का नाम होता है टोटल। क्या नाम होता है गाइस? टोटल एसेट्स। सर टोटल एसेट्स निकाल लेते हैं। 212,400, 212,400 प्लस 61,200, 212,400 प्लस 61,200। सर 273,600। ओके गाइस। अब बेटा ये हो गया है। ठीक है, टोटल एसेट्स आ गए। अब यू गाइस नो बेटा किसकी हेडिंग डलती है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, गौर से समझिएगा सब, अगर नहीं समझ आए तो रोक कर पूछ लीजिएगा। सर अब हेडिंग डलती है इक्विटी की। सर इक्विटी की हेडिंग डाल दी। आपको पता है बेटा इक्विटी में क्या होता है? सोशी के जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं ना बेटा, वो एज इट इज यहाँ कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। सोशी बनाकर जो क्लोजिंग बैलेंसेस निकालते हैं ना, अब देखो सोशी में पहला कॉलम होता है ऑर्डिनरी शेयर का। ऑर्डिनरी शेयर का क्या कॉलम बनाना पड़ेगा सोशी का? सर जरूरत ही नहीं है, आपको ऑर्डिनरी शेयर का डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस ही गिवन था। सोशी बनाकर ऑर्डिनरी शेयर का क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं ना ऑर्डिनरी शेयर के कॉलम में, सर डायरेक्ट ऑर्डिनरी शेयर्स का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, बनाने की जरूरत नहीं है। तो ऑर्डिनरी शेयर्स तो बेटा आ गए 1,50,000। सर ऑर्डिनरी शेयर्स के बाद प्रेफरेंस शेयर्स का कॉलम होता था। सर पूरे क्वेश्चन में कोई प्रेफरेंस शेयर्स तो है ही नहीं, तो उसका कॉलम स्किप कर दो, सोशी में आएगा ही नहीं। उसके बाद होता था जनरल रिजर्व का कॉलम। सर सवाल आपके सामने खुला हुआ है, क्या हमारे पास जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस है बेटा? सर जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस तो नहीं, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है। हमें ओपनिंग तो नहीं डालना होता, हमें तो क्लोजिंग बैलेंस डालना होता है एसओएफपी में बेटा। तो अब जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस आप निकाल सकते हो ना। सर अगर आपको फॉर्मेट्स याद हैं,
सोशी के अंदर जनरल रिजर्व के कॉलम के अंदर सिर्फ एक ही चीज आती थी, बैलेंस बीडी लेते थे, उसके बाद बस जो रिटेन अर्निंग से ट्रांसफर होकर पैसे आए वो ऐड करते थे बस, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाता था, और कुछ भी जनरल रिजर्व के कॉलम में नहीं होता था। तो सर जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस 35,000 है, और ट्रांसफर होकर इसमें 5,000 है, तो बेटा जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा अगर सोशी बनाएंगे, कितना निकलेगा, 40,000 निकलेगा। तो बेटा बस आपने डाल दिया 40,000 और वर्किंग यहीं शो कर देना बेटा, 35,000 प्लस 5,000 जनरल रिजर्व्स। सर ऑर्डिनरी शेयर हो गए, जनरल रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर थे नहीं, रिटेन अर्निंग। सर रिटेन अर्निंग का तो पूरा सोशी का कॉलम बनाकर रिटेन अर्निंग का पार्ट ए में ही हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया बेटा, 32,500, या एज इट इज यहाँ कॉपी पेस्ट हो जाएगा 32,500 रिटेन्ड। सर ऐड अप करेंगे, फाइनल आंसर राइट कॉलम में चले जाएगा। सर 1,50,50,000, 1,50,000 प्लस 40,000 प्लस 32,500। सर 2,2,500। सर इक्विटी का फाइनल आंसर आ गया। इक्विटी के बाद क्या हेडिंग डलती है गाइस? नॉन करंट। सर हेडिंग डाल दी नॉन करंट लायबिलिटी की। सर अब नॉन करंट लायबिलिटी में मैक्सिमम कितनी चीजें हो सकती हैं कंपनी के अंदर? दो, एक डिबेंचर्स और एक लॉन्ग टर्म बैंक लोन। सर ऊपर चलते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस में देख लें क्या क्या गिवन है। सर कोई बैंक लोन तो नहीं है, हाँ डिबेंचर्स हैं बेटा, डिबेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटी है, 20,000 चली जाएगा, एक ही नॉन करंट लायबिलिटी है डिबेंचर्स, डायरेक्ट फाइनल आंसर कॉलम में जाएगा, कोई लॉन्ग टर्म बैंक लोन नहीं है, 20,000 डिबेंचर्स। सर उसके बाद क्या हेडिंग डलती है? करंट लायबिलिटी। वैसे बेटा करंट लायबिलिटी में मैक्सिमम कितनी चीजें हो सकती हैं? सर करंट लायबिलिटी में मैक्सिमम देयर कैन बी फोर थिंग्स। सर ट्रेड पेबल, अदर पेबल, शॉर्ट टर्म बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। आप क्लोजिंग बैलेंसेस में देख लें क्या क्या गिवन है, करंट लायबिलिटी वो डाल दें, सारे क्लोजिंग बैलेंसेस ही जाते हैं बेटा एसओएफ में। तो देखते हैं बेटा करंट लायबिलिटी क्या क्या गिवन है। फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट नहीं, मोटर व्हीकल नहीं, इन्वेंट्री नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट यस पहली करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल्स यस। सर ट्रेड रिसीवल नहीं, प्रोविजन नहीं, डिबेंचर नहीं, ऑर्डिनेशन नहीं, कोई शॉर्ट टर्म बैंक लोन नहीं है, नहीं आएगा। सर कुछ अदर पेबल, अदर पेबल में दो चीज़ें जाती है ना बेटा, एक्सपेंस जितने से अक्रूड है और इनकम जितने से प्रीपेड है, साल के आखिर में कोई एक्सपेंस अक्रूड या इनकम प्रीपेड है ही नहीं, कोई अदर पेबल है ही नहीं। दो करंट लाइबिलिटीज हैं बेटा, दोनों डाल दें। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 6,200, ट्रेड पेबल 24,900। 6,200 बैंक ओवरड्राफ्ट, 42 24,900, 6,200 24,900। ट्रेड पे बैंक ओवरड्राफ्ट था बेटा पहले, और ट्रेड पेबल। सर एडअप करेंगे, फाइनल आंसर राइट कॉलम में चली जाएगा, 6,200 प्लस 24,900। सर 6,200 प्लस 24,900, फाइनल आंसर इज 31,100 बेटा। सर इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी एडअप करेंगे गाइस, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो वो लाइनें डलेंगी इधर, और नाम क्या होगा बेटा? टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ऐसा ही है। सर 2,225,000 प्लस 20,000 प्लस 31,100। सर 2,225,000 प्लस 20,000 प्लस 31,100, कितना आ गया बेटा? 2,73,600, 273। सर आप देख सकते हैं हमारी एसओएफपी, टोटल एसेट्स एंड टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज का आंसर क्या आ रहा है? सेम। सर पूरी एसओएफपी तैयार हो चुकी है, एनी वन एनी प्रॉब्लम गाइस? किसी को कोई मसला या क्लियर है बेटा? इफ द पार्ट बी, सर कितने मार्क की एसओएफपी थी? 7 मार्क्स बेटा। इज इट क्लियर गाइस, यस और नो? जल्दी से बता दें ताकि हम आगे बढ़ सकें बेटा। सर क्या आप सबको क्लियर है ये जो एसओएफपी मैंने बनाई है, यस और नो? इज इट क्लियर गाइस? 100% क्लियर है सबको? एनी वन एनी प्रॉब्लम? ओके जी, ग्रेट। ठीक है। सर अब देखिए पार्ट सी फिलहाल, यस पार्ट सी हम करेंगे। देखिए पार्ट डी बेटा, इसका हमारा पार्ट डी हम फिलहाल हमारे काम का नहीं है, उसमें आरओसी बोला हुआ है ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
ये एक रेशियो होता है बेटा। अभी हमने रेशियोज का टॉपिक नहीं पढ़ा है, रेशियोज का टॉपिक हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। तो जब मैं आपको रेशियोज का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तो ये आप पार्ट खुद आंसर कर लेंगे, पार्ट डी भी और पार्ट ई भी। फिलहाल ये हमारे काम के नहीं है बेटा, ओके। यस। पार्ट सी बिल्कुल हमारे काम का है इस क्वेश्चन का, और पार्ट सी को जरा हम देखते हैं गाइस। पार्ट सी क्या कह रहा है? द डायरेक्टर्स ऑफ एमपीटी लिमिटेड आर कंसिडरिंग यूजिंग द जनरल रिजर्व टू रीपे द बैंक ओवरड्राफ्ट। अब एमपीटी लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स हैं, वो सोच रहे हैं, वो कंसिडर कर रहे हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट के पैसे जनरल रिजर्व से पे कर देते हैं। अब ये यहां पर पूछ रहा है, स्टेट वाई इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू यूज जनरल रिजर्व टू रीपे द बैंक ओवरड्राफ्ट। ये ठीक क्यों नहीं है? आप बैंक ओवरड्राफ्ट के पैसे जनरल रिजर्व से क्यों रीपे नहीं कर सकते? वाई इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, ये ठीक बात क्यों नहीं है? क्योंकि सर देखिए, मैं आपको सिंपली एक छोटी सी बात एक्सप्लेन करता हूं। जनरल रिजर्व में पैसे कहां से ट्रांसफर कर रहे हैं हम, कहां से डाल रहे हैं? रिटेन अर्निंग से। अब सर रिटेन अर्निंग क्या होता है? बचा हुआ प्रॉफिट। अब मुझे एक बात का आप लोग जवाब दो, कंपनी का जो बचा हुआ प्रॉफिट है जितना, क्या ये जरूरी है कि उतना कैश भी आया हो? जितना प्रॉफिट है उतना कैश, पूरा का पूरा प्रॉफिट कैश में पड़ा हुआ हो हमारे पास, ये जरूरी है कि जितना प्रॉफिट है उतना ही कैश बिजनेस में आया हो? इज इट कंपलसरी? इट इज क्या ये जरूरी है कि जितना कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो उतना ही कंपनी के पास कैश भी आया हो? हाँ या ना? यस और नो? वेट कर रहा हूँ बेटा, जल्दी से जवाब दे दें सब। सबका जवाब चाहिए, भले गलत हो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सर, कंपनी के पास, कंपनी को जितना प्रॉफिट हुआ, कंपनी को जितना प्रॉफिट हुआ, क्या जरूरी है उतना ही कैश भी आया हो? हाँ या ना? यस और नो? दोबारा रिपीट करता हूं बेटा। कंपनी को जितना प्रॉफिट हुआ है, क्या जरूरी है कि उतना कैश भी आया हो बिजनेस में? यस और नो? जवाब दें प्लीज, एक दो नहीं, मुझे सबका जवाब चाहिए। बिल्कुल ठीक सर, नो इट इज नॉट जरूरी कि जितना कंपनी को प्रॉफिट हुआ उतना ही कैश आया हो। अब कंपनी का बचा हुआ प्रॉफिट तो है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, रिटेन अर्निंग में अमाउंट जो लिख रहे हैं वो सारा का सारा कैश में थोड़ी ना हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, हो सकता है हमने उधार पे गुड्स बेची हो, क्रेडिट पर सेल्स की हो, तो प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन पैसे नहीं है, कैश नहीं है। तो जो रिटेन अर्निंग में हम अमाउंट डाल रहे होते हैं ना, जो रिटेन अर्निंग में अमाउंट जा रहा है और वहां से जनरल रिजर्व में जो एक अमाउंट जा रहा है, दैट इज वैल्यू। वो सिर्फ हम अमाउंट एक ट्रांसफर कर रहे हैं, जरूरी नहीं है वो कैश भी हमारे पास पड़ा हुआ हो। ठीक है। तो लेकिन अब बैंक ओवरड्राफ्ट, अब बैंक को पैसा पे करना है, वो तो बेटा कैश पे करना पड़ेगा ना। अब जनरल रिजर्व के, जनरल रिजर्व में अमाउंट पड़ा हुआ होता है, लेकिन जरूरी नहीं है उतना कैश भी अवेलेबल हो। इट इज नॉट अ कंप्लीटली कैश रिजर्व। तभी जो कैश बैलेंसेस हैं, जो कैश के थ्रू पैसे पे कर रहे हैं, वो हम जनरल रिजर्व से पैसे सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहां पर आप लिखते, कैश बैलेंसेस कैन नॉट बी, कैश बैलेंसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ, सेट ऑफ मतलब पे नहीं कर सकते, सॉरी। कैश बैलेंसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ, कैश बैलेंसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम जनरल रिजर्व्स, फ्रॉम जनरल रिजर्व, एज इट इज नॉट अ कंप्लीट कैश रिजर्व। ओके भाई। तो ये सीन होता है बेटा, तभी कोई भी कैश बैलेंसेस आप जनरल रिजर्व से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू सेट ऑफ कैश बैलेंसेस फ्रॉम जनरल रिजर्व, क्योंकि वो फुली कैश रिजर्व, वो कंप्लीट कैश रिजर्व नहीं होता। ठीक है जी। जरूरी नहीं है कि जनरल रिजर्व में जितना अमाउंट शो रहा है उतना कैश भी अवेलेबल हो। ठीक है। तो सर इस तरह का सीन होता है। अब सर ये एक मार्क आपको मिल जाते अगर आप यहाँ लिख कर आते। अब देखें, पार्ट डी और पार्ट ई हमारे काम का नहीं है गाइस। ठीक है। तो आ जाए ज़रा, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम जाएंगे एक और क्वेश्चन पर, छोटा सा क्वेश्चन है, एक पार्ट वाला क्वेश्चन है। यस सर, ये रहा वो क्वेश्चन। ये भी सर अभी हम सॉल्व करना है हमें। ठीक है। अच्छा, आपको बता दूं, इसका पार्ट बी एंड सी हमने नहीं करना है, क्योंकि ये वही रेशियोज से रिलेटेड पार्ट्स हैं। रेशियोज का टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है। जब हम रेशियोज का टॉपिक पढ़ लेंगे, फिर आप लोग खुद ब खुद इस पार्ट का आंसर जो है दे सकेंगे। ठीक है एवरीवन। तो आ जाए ज़रा, हमें सबसे पहले जो है ना, ये सोशी बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, बड़ी अच्छी सोशी है, टफ सोशी है, इसके अंदर हर चीज़ टेस्ट हो रही है। ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से समझिएगा इसको। ठीक है एवरीवन।
द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सी लिमिटेड। बेटा कंपनी है, कंपनी का नाम है सी लिमिटेड। अब द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सी लिमिटेड एट 1 सितंबर 2021। बेटा 1 सितंबर 2021, सर जो फर्स्ट डेट होती है वो साल के शुरू की डेट होती है। तो सर ये हमें एक कंपनी की एस ओ एफ पी में से ये बैलेंसेस दिए हैं। ये सर सारे कौन से बैलेंसेस हैं? सर फर्स्ट डेट को गिवन है, मतलब ये सारे के सारे जो है ना ओपनिंग बैलेंसेस हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर तक हमने डिवेंचर लिया हुआ था। इस साल में बेटा कितने का लिया हुआ था? 60,000 का डिवेंचर लोन हमने लिया हुआ था। ओके। ऑर्डिनरी शेयर्स का बैलेंस जो था 2,40,000 था। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस वॉज 36,000। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस वॉज 22,000। एक बात बेटा आपको यहीं पर क्लियर कर दूं, ये जो 2,40,000 है बेटा, ये शेयर ऑर्डिनरी शेयर्स की वैल्यू है, डॉलर वाली वैल्यू है बेटा। ठीक है। एक चीज होती है नंबर ऑफ शेयर्स, एक चीज होती है उन शेयर्स की वैल्यू अमाउंट में। ठीक है। अब ये बेटा शेयर्स की वैल्यू है, और ये जो ब्रैकेट में लिखी होती है ना ऑर्डिनरी शेयर के आगे वैल्यू, ये एक शेयर की वैल्यू होती है पर शेयर। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, और ये टोटल शेयर्स की वैल्यू है। अभी हमें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं गिवन। ठीक है। तो देखो होता क्या है बेसिकली, हमारी जो पर शेयर की वैल्यू होती है, हमारी क्या होती है, पर शेयर वैल्यू होती है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स से। तो हमारे पास टोटल शेयर्स की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, टोटल शेयर्स वैल्यू, ऐसा ही है। यही बेसिक मैथ बोलता है ना। बेसिक मैथ क्या बोलता है गाइस, कि पर शेयर की वैल्यू को सारे जितने भी शेयर हैं, नंबर ऑफ शेयर, उनसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो आपके पास टोटल शेयर्स की वैल्यू आ जाती है। अब हमारे पास टोटल शेयर्स की वैल्यू है 2,40,000 और पर शेयर वैल्यू है 0.5। अगर हमें नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए हुए, तो बेटा ये पर शेयर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो ये बेसिक कॉमन सेंस भी यही बोलता है कि अगर आपके पास टोटल शेयर्स की वैल्यू है और एक शेयर की वैल्यू है, आपने नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए कि कितने शेयर्स कंपनी ने टोटल इशू किए हुए थे एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो आप टोटल शेयर्स की वैल्यू को पर शेयर की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर कर लें बेटा तो क्या होगा, अभी हमें नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए थे ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स निकलेंगे टोटल शेयर्स वैल्यू डिवाइडेड बाय पर शेयर वैल्यू। सर टोटल शेयर्स की वैल्यू है 2,40,000 डिवाइडेड बाय 0.5। नंबर ऑफ शेयर्स बेटा कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 2,40,000 डिवाइड बाय 0.5। 2,40,000, 2,40,000 डिवाइड बाय 0.5, द आंसर विल बी 4,80,000 शेयर्स। तो सर नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, कंपनी ने टोटल कितने शेयर्स बेचे हुए थे, टोटल कितने शेयर्स इशू करे हुए थे बेटा? 4,80,000। और एक शेयर की वैल्यू थी 0.5, तो 4,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तभी शेयर्स की टोटल वैल्यू बनती थी 2,40,000। ओके। तो इस तरह का सीन होता है। तो सर ये सारे आपको ओपनिंग बैलेंसेस गिवन थे। अब यहां पर क्या बोला हुआ है, गौर से सुनिएगा एवरीवन प्लीज। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2022। अब हमारा 1 सितंबर 2021 को ईयर स्टार्ट हुआ, तो 31 अगस्त 2022 को हमारा ईयर एंड होगा। अब ड्यूरिंग दिस ईयर, ये जो ईयर एंड हुआ है, ड्यूरिंग दिस ईयर क्या क्या हरकतें हुई बेटा, ये चीजें हुई, ये ट्रांजेक्शन्स ने टेक प्लेस हुई। ठीक है। तो अब देखते हैं, आपको सारी ट्रांजेक्शन्स को पढ़ के समझना है कि ये आपको गिवन क्या है एवरीवन। A final dividend payment of 12,000 was made for the year ended 31st August 2021। सर आपको फाइनल डिविडेंड गिवन है। अब फाइनल डिविडेंड दो होते हैं, एक लास्ट ईयर का फाइनल जो करंट ईयर में पे होता है, और एक करंट ईयर का फाइनल होता है जो प्रपोज करते हैं। सर ये कौन सा फाइनल डिविडेंड है, ये करंट ईयर का फाइनल डिविडेंड है या लास्ट ईयर का? करंट ईयर का फाइनल डिविडेंड है या लास्ट ईयर का? सर आपको डेट्स देख के ही पहचान जाना चाहिए। ये जो करंट ईयर है वो तो एंड हो रहा है 31 अगस्त 2022 को। ये बोला हुआ है पेड फॉर द फाइनल डिविडेंड पेड फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2021। सर तो ये लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड है जो करंट ईयर में पे हुआ है। ठीक है। तो ये आपको फाइनल डिविडेंड गिवन है बेटा, कब का? लास्ट ईयर का। ओके। अब यहां पर आ जाते हैं सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। An interim dividend payment of 0.02 per share was made for the year ended 31st August 2022। इंटरिम डिविडेंड आपने कितना पे करा वो आपको बता दिया ड्यूरिंग द करंट ईयर, लेकिन आपको बता दिया पर शेयर डिविडेंड कितना पे करा। सर हमें इंटरिम डिविडेंड चाहिए होता है कि हमें एक शेयर का डिविडेंड चाहिए होता है, हमें तो टोटल डिविडेंड जो पे करा वो चाहिए होता है ना। तो सर अब यहाँ इंटरिम डिविडेंड पर शेयर दे दिया, कोई मसला नहीं है सर। पर शेयर डिविडेंड जो आपने दिया उसको आप नंबर ऑफ शेयर, जितने शेयर दोगे उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास टोटल डिविडेंड आ जाएगा ना। तो बेटा पर शेयर डिविडेंड था 0.02 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये 240 नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, ये तो उनकी वैल्यू है। नंबर ऑफ शेयर्स है 4,80,000 शेयर्स। तो बेटा 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 4,80,000। तो आपके पास क्या आ जाएगा गाइस, टोटल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड जो आपने पे करा होगा शेयर्स को। ठीक है। 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 480,000। तो सर ये हमने हमारा इंटरिम डिविडेंड आ गया, सर ये हमारा इंटरिम डिविडेंड आ गया कितना, 9,600। ओके। करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड जो पे करा।
सर ट्रांसफर ऑफ 11,000 वॉज मेड टू जनरल रिजर्व, 11,000 रुपये हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करे बेटा। ओके, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज 11,000। At 31st August 2022, the company proposed a final dividend of 10,000 for the year ended 31st August 2022। सर ये फाइनल डिविडेंड है सर, फॉर द ईयर एंडेड 31st अगस्त 2022 फाइनल डिविडेंड प्रपोज्ड है बेटा। करंट ईयर का फाइनल डिविडेंड है जो प्रपोज करा होगा कंपनी ने, पे नहीं करा होता, नेक्स्ट ईयर पे होगा सर। इसको सिंपली हमने इग्नोर करना होता है करंट ईयर के फाइनल डिविडेंड को, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर पे होता है। ओके, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं बेटा। अब यहाँ लिखा है द रेवेन्यू फॉर द ईयर एंडेड 31st अगस्त 2022 वॉज 3,10,000। अच्छा, रेवेन्यू मतलब सेल्स बेटा, करंट ईयर की 3,10,000 है सेल्स। एंड प्रॉफिट बिफोर डिबेंचर इंटरेस्ट वॉज 23,000। सर अभी आपको प्रॉफिट दिया है बिफोर डिबेंचर इंटरेस्ट, का मतलब क्या है? जो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करते हैं, फिर फाइनल प्रॉफिट आता है ना, तो ये इंटरेस्ट माइनस करने से पहले वाला प्रॉफिट है। तो बेसिकली बेटा ये कौन सा प्रॉफिट है? ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। सर हमें सोशी में क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट डालना होता है? नो सर, हमें फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट माइनस करने के बाद वाला फाइनल प्रॉफिट फॉर देयर चाहिए होता है। तो बेटा जब हम इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, अब बच्चे बोलते हैं सर पूरे सवाल में इंटरेस्ट तो नहीं गिवन। सर पूरे सवाल में इंटरेस्ट नहीं गिवन, आप निकाल सकते हो इंटरेस्ट। सर डिबेंचर से पहले जो परसेंटेज लिखा हुआ होता है वो उसके पूरे एक साल के इंटरेस्ट का परसेंटेज होता है। तो सर इंटरेस्ट आप निकाल लो। 60,000 डिबेंचर लोन लिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट कितना बनता है? 5%। तो बेटा 60,000 का आप 5% निकालोगे, इंटरेस्ट आ जाएगा पर ईयर, करंट ईयर का आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट 3,000। तो बेटा जब आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से 3,000 इंटरेस्ट माइनस करा तो यू विल गेट 20,000। सर दिस इज योर फाइनल प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आता है, जो सोशी में जाता है। ठीक है, तो इस तरह बेटा पहले आपने पूरा क्वेश्चन समझना था, क्या चीज़ क्या गिवन है। और उसके बाद आप देख सकते हो बेटा बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, आपको बोला हुआ है स्टेटमेंट ऑफ सोशी बना दो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। सर 2 मिनट में बननी चाहिए सोशी, कैसे? सबसे पहले गाइस बैलेंस बीडी लेते हैं, हमें सारे बैलेंस बीडी गिवन है बेटा। शेयर कैपिटल मतलब ऑर्डिनरी शेयर्स बेटा, चूंकि सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स थे, प्रेफरेंस शेयर है नहीं, शेयर कैपिटल मतलब ऑर्डिनरी शेयर्स, उनका ओपनिंग बैलेंस बेटा सोशी में तो अमाउंट वैल्यू में डालनी होती ना चीज़ें। तो 2,40,000 बेटा ओपनिंग बैलेंस आ गया ऑर्डिनरी शेयर्स का। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस वॉज, सॉरी गाइस सर, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस वॉज 36,000, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस वॉज 22,000। तो सर 36,000 एंड 22,000। सर उसके बाद जो आपको सिखाया है शॉर्टकट PTIF, शेयर इशू। P फॉर प्रॉफिट बेटा, प्रॉफिट निकाल लिया, कितना है प्रॉफिट? 20,000 बेटा, रिटेन अर्निंग्स में जाकर ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट के बाद P के बाद T, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सर बताया हुआ है कितने रुपए? 11,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करें। सर रिटेन अर्निंग से 11,000 माइनस, जनरल रिजर्व में 11,000 ऐड। PTIF, आई इज इंटरिम डिविडेंड। सर ये निकाला था इंटरिम डिविडेंड बेटा 9,600, टोटल डिविडेंड जो इंटरिम पे करा, रिटेन अर्निंग से माइनस हो जाता है सर इंटरिम डिविडेंड। सर उसके बाद फाइनल डिविडेंड लास्ट ईयर, वो भी गिवन है सर। फाइनल डिविडेंड लास्ट ईयर, सर लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड गिवन है ना बेटा। लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड जो हमने पे करा ये रहा, लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड 12,000। करंट ईयर का फाइनल तो इग्नोर करना था बेटा, लास्ट ईयर का फाइनल 12,000। PTIF हो गया बेटा। अब उसके बाद होता है शेयर इशू, रिटेन अर्निंग से माइनस हो जाता है सर शेयर इशू। सर पूरा सवाल आपके सामने है, कहीं पर क्या पूरे सवाल में लिखा है कि हमने कोई नए शेयर इशू करे, नए शेयर्स बेचे? सर कोई नए शेयर्स इशू ही नहीं करे, कोई नए शेयर्स बेचे ही नहीं बेटा। तो कोई शेयर इशू है ही नहीं गाइस। तो बस आपकी सोशी रेडी है सर। सबको वर्टिकली सॉल्व करें, क्लोजिंग बैलेंस निकालें। इसका क्लोजिंग बैलेंस 240,000 ही आ गया, इसका आ गया बेटा 47,000। सर रिटेन अर्निंग का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा गाइस दैट विल बी कितना? 22,000 प्लस 20,000 माइनस 11,000 माइनस 9,600 माइनस 12,000। सर 9,400 आ गया, बैलेंस CD आ गया बेटा, ये क्लोजिंग बैलेंस। सर रो वाइज करके ना, रो वाइज टोटल करके लिखना होता है बेटा। पहली रो का टोटल कितना आ रहा है? 240,000 प्लस 36,000 प्लस 22,000, 36,000 प्लस 22,000 प्लस 240,000 प्लस 240, इट्स 298,000 बेटा पहली रो का टोटल। दूसरी रो का टोटल 20,000, तीसरी रो का टोटल जीरो, फोर्थ रो का टोटल बेटा 9,600 नेगेटिव, फिफ्थ रो का टोटल 12,000 नेगेटिव, एंड लास्ट रो का टोटल बेटा 240 प्लस 47 प्लस 9,400
सर ये आ रहा है 296,400। ओके गाइस। सर इस तरह आपने इस क्वेश्चन की सोची बनानी थी। हाँ जी गाइस, क्लियर है या नहीं? बेटा 1,000 शेयर प्रपोज नहीं करे, डिविडेंड प्रपोज करा सर, फाइनल डिविडेंड। करंट ईयर के एंड में जो डिविडेंड प्रपोज करते हैं ना, करंट ईयर का फाइनल डिविडेंड को प्रपोज करते हैं, कहते हैं कि डिविडेंड देंगे। वो पे फिर नेक्स्ट ईयर करते हैं, जो करंट ईयर का फाइनल प्रपोज करते हैं ना, तो फाइनल डिविडेंड करंट ईयर का इग्नोर करते हैं, नए शेयर्स नहीं इशू करे बेटा। डिविडेंड प्रपोज करा है, कहा है कि डिविडेंड देंगे, लेकिन ये करंट ईयर का फाइनल डिविडेंड प्रपोज करा है, कहा है देंगे, तो डिविडेंड देंगे नेक्स्ट ईयर। तो ये नेक्स्ट ईयर में माइनस होगा रिटेन अर्निंग से, फाइनल डिविडेंड लास्ट ईयर के नाम से। क्लियर है अहमद, हाँ या ना? नहीं बेटा, इंटरिम तो अलग से पे करते हैं, इंटरिम तो साल के बीच में एक पे करना है, और दूसरा दो बार पे करते हैं ना, एक तो इंटरिम करंट ईयर के बीच में जो पे करा, और एक जो लास्ट ईयर वाला फाइनल है वो करंट ईयर में पे होता है ना बेटा। इंटरिम में नहीं आएगा, अगले साल का इंटरिम अलग होगा। ये जो फाइनल प्रपोज करा है ना इस साल, वो नेक्स्ट ईयर फाइनल के नाम से जाएगा, लास्ट ईयर फाइनल के नाम से नेक्स्ट ईयर में। हाँ जी, बाकी सब बताएं बेटा, क्या ये जो सोशी बनाई है वो क्लियर है या नहीं क्लियर? यस और नो गाइस, एवरीवन 100% डन डस्टेड क्लियर, ओके की रिपोर्ट है गाइस, यस और नो? 100% क्रिस्टल क्लियर। अच्छा सर, इसका पार्ट बी सी तो करना नहीं है सर, लास्ट पार्ट वाली थ्योरी है, ठीक है? ये थ्योरी बिल्कुल करनी है, लेकिन ये थ्योरी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में नहीं डिस्कस कर रहा। 5-7 मिनट लूंगा, सुकून से डिटेल में डिस्कस करूंगा, जल्दबाजी में नहीं डिस्कस करनी है थ्योरी। इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा ये थ्योरी, पार्ट डी इसका बस ये लास्ट पार्ट है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन द नेक्स्ट क्लास, और एक दो क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में और कराऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में कंपनी के टॉपिक को हम इंशाल्लाह वाइंड अप खत्म फिनिश करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी कंट्रोल अकाउंट्स, दैट विल बी कंट्रोल अकाउंट, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है? उसके बाद हमने करना है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और क्लब, फेब एंड तक, ठीक है? तो हमारा 75 to 80% कोर्स हो जाएगा। फिर तीन चार जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, एरर्स, BRS, रेशियोज, वो सब हम मार्च के अंदर करेंगे, ठीक है? तीन चार जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। सर जी आज यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह गाइस। ओके बेटा, आज यहीं तक रखते हैं बेटा, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, सब ख्याल रखें अपना, थैंक यू।